तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है इम्पीडेंस। ठीक है, इस लेक्चर में हम इम्पीडेंस या फिर जो आपकी इम्पीडेंस ट्रायंगल होती है उसके बारे में स्टडी करके चलेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी अगर एक रजिस्टर अगर गिवन है तो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है। अगर एक सिंगल कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है तो उसके अक्रॉस क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। अगर मैंने एक सिंगल इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है तो उसके अक्रॉस क्या होता है, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, अगर इसमें एक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट कंबाइन है, जैसे कि इस सर्किट में मेरे पास इंडक्टर भी कंबाइन है, कैपेसिटर भी कंबाइन है और आपका रेजिस्टेंस भी कंबाइन है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि इन तीनों के रेजिस्टेंस का एडिशन, मतलब कि टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, उसी को हम बोलेंगे इम्पीडेंस। ठीक है, तो जो आपका इम्पीडेंस होता है वो भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक सर्किट में एक कंपोनेंट ना होके बहुत सारे कंपोनेंट अगर हैं तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका इम्पीडेंस होगा। ठीक है, अगर मैं इन दो कंपोनेंट्स को हटा दूं, ओनली एल रखूं, तो भी हम इसको इम्पीडेंस बोल सकते हैं। ये नहीं है कि आपके एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होना ही ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। आपका एक कंपोनेंट भी हो सकता है, दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, मतलब कि एक गिवन सर्किट में आपके जितना टोटल रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। ठीक है, जो इम्पीडेंस होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। मोस्टली इसमें हम इम्पीडेंस को जेड से ही डिनोट करके चलेंगे। अच्छा, जो इम्पीडेंस है वो है तो एक तरह से रेजिस्टेंस ही ना, मतलब कि चाहे आपका टोटल हो या फिर आपका सिंगल जो कंपोनेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग हो, है तो आपका रेजिस्टेंस ही। और रेजिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट क्या होती है, ऑब्वियसली ओम होती है। तो जो इम्पीडेंस है उसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी, आपकी ओम ही होगी। ओके, क्लियर हो गया ना। तो इम्पीडेंस क्या होता है, आपका कोई भी गिवन सर्किट है उसके अक्रॉस कितना टोटल रेजिस्टेंस है उसी को क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एलसीआर सर्किट या फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होती है। ओके, एलसीआर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर और आर मतलब रेजिस्टर्स। ऐसी सर्किट जिसमें तीनों कंपोनेंट्स कंबाइन हो उस सर्किट को हम बोलेंगे एलसीआर सर्किट। जैसे कि ये वाली सर्किट है, इसमें आपका इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। ठीक है, और तीनों को किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका एसी सोर्स। एसी सोर्स से क्यों कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि जो इसमें करंट की वैल्यू और जो आपकी ईएमएफ मिलेगी वो कांस्टेंट नहीं मिलेगी, मतलब कि वो वेरी करेगी। अब वो साइनसॉइडल फॉर्म में वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रखी है वो तो मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया था जब मैंने इस 4th बी यूनिट की स्टार्टिंग की थी। तो इसका मतलब जो अगर मैंने इसमें एसी सोर्स का कनेक्शन किया हुआ है तो जो इसमें करंट की वैल्यू होगी और जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वेरी तो करेगी, साइनसॉइडली वेरी करेगी वो। ठीक है, अच्छा, जो इससे प्रीवियस जो 3 लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर सिंगल कैपेसिटर सर्किट है तो उसमें ईएमएफ में और करंट के फेज डिफरेंस में क्या डिफरेंस होगा। अगर आपका सिंगल इंडक्टर सर्किट है तो उनमें फेज डिफरेंस कैसे होगा। तो जब मैंने सिंगल रजिस्टर सर्किट की बात की थी, मतलब कि सिर्फ मैंने एक रजिस्टेंस को एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ था, उस केस में आपका फेज डायग्राम कैसे आया था, आपकी जो ईएमएफ थी और जो करंट था दोनों सेम डायरेक्शन में थे, मतलब कि दोनों का फेस क्या था, आपका सेम फेस था। ठीक है, मतलब कि ई की जो इक्वेशन आई थी वो शायद ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी थी, और आपकी जो करंट की इक्वेशन आई थी वो भी क्या थी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी थी। दोनों का फेस कितना था, ओमेगा टी, और फेस डिफरेंस कितना था, 0 फेस डिफरेंस था ना। तो दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। सिंगल जब कैपेसिटर को कनेक्ट किया होता उस केस में कैसे था, उस केस में जो आपकी ईएमएफ है वो π/2 पीछे थी करंट से। ठीक है, मतलब कि दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना था, π/2। तो उसके लिए जो मैंने फेस डायग्राम ड्रॉ किया था वो कुछ ऐसे किया था। अगर ये आपकी ईसी है, आपकी कैपेसिटर के अलोंग ईएमएफ, और आई है वो करंट है, तो जो ईएमएफ थी वो π/2 पीछे थी इससे, करंट से। मतलब कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो करंट था वो π/2 आगे था ईएमएफ से। ठीक है, तो ये वाला फेस डायग्राम हुआ था। और अगर सिंगल इंडक्टर सर्किट है, सिंगल इंडक्टर सर्किट है, इंडक्टर सर्किट में क्या था, आपकी करंट की वैल्यू π/2 पीछे थी ईएमएफ से। मतलब हम बोल सकते हैं जो ईएमएफ है वो करंट से π/2 आगे थी। ठीक है, तो ई एल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये तीनों फेस डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं मैंने यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया हुआ, तीनों के कोरस्पॉन्डिंग फेस डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए। समझ में आए, सर्किट समझ में आई आपकी। 3 कंपोनेंट्स लगा रखे हैं, एल, आर और सी, तीनों को एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। इनको क्लियर करने के लिए मैंने इनके साथ में इनके फेस डायग्राम्स बनाए हुए हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर इनको मैं कंबाइन ड्रॉ करके चलूँ तो मतलब कि ईएमएफ के अक्रॉस इनके फेस डायग्राम को अगर कंबाइन कर दूँ तो ईआर ऐसे, ठीक है, ईएल ऊपर आपका और ईसी के आपका नीचे, हो गया ये डायग्राम ड्रॉ। अगर मैं इस ईसी को ऊपर लिखना चाहूँ ईएल के साथ तो क्या इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसके साथ? क्या यहाँ मैं ईएल माइनस ईसी लिख सकते हैं इसको? ओबियसली ईएल माइनस ईसी लिख देंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो ईएल प्लस ईसी लिख देते हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ईएल माइनस में ईसी, ये आपका एल है, ठीक है, ईएल माइनस ईसी आ गया, ईआर आपका एज इट इज। अच्छा, जो नेट ईएमएफ है, जो टोटल ईएमएफ है, उसको मैं ई नोट से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, ये होगी आपकी टोटल ई नोट ईएमएफ। ई नोट ने जो ईआर है उसके कोरस्पॉन्डिंग फाई एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, बल्कि जो ईआर है उसके साथ में फाई एंगल बना रखा है। अगर ये इतना इतना डिस्टेंस आपका ईएल माइनस ईसी है तो इसके पैरेलल है ना ये वाली साइड, ठीक है, पैरेलल है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ईएल माइनस ईसी के इक्वल हो जाएगा। डायग्राम समझ में आया? सिर्फ ईसी को मैंने यहाँ पर क्वालिफाई करके लिखा हुआ है, आगे मॉडिफाई करके ईसी को ऊपर गए सब्ट्रैक्ट किया। अगर इतना इतना ईसी है तो इसके पैरेलल है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, ईएल माइनस में ईसी। और जो इसका डायगोनल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन ही लगा रहे हैं ना, ठीक है, इसका ये जो डायगोनल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा ना। अगर ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या कहती है कि दो एडजेसेंट साइड के बीच में जो डायगोनल होता है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को एक्सप्लेन करता है, तो ई नोट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को मैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में ड्रॉ करूँ तो ये देखो रेजिस्टेंस की फॉर्म में ड्रॉ कर रखा है, कैसे, ई एल के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के अक्रॉस एक्सएल होता है ना, तो ईएल को तो किससे रिप्लेस कर दिया, एक्सएल से, ठीक है। और कैपेसिटर के अलोंग कितना रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी की इक्वल होती है, तो हमने ईसी को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्ससी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये इतना, अगर ये वैल्यू एक्सएल माइनस एक्ससी है तो ये पैरेलल है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, एक्सएल माइनस में एक्ससी के इक्वल हो जाएगी। और ई आर मतलब कि जो आपका रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, आर, ये उसको तो हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और फाई आपका एज इट इज, ठीक है। और जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस कौन देता है, इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको जेड से डिनोट किया है, ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको किससे डिनोट किया हुआ है, जेड से। क्या आपको ये चारों डायग्राम क्लियर हो गए, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ से मैंने ये डायग्राम बनाया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ये डायग्राम बनाया। ये ईएमएफ की फॉर्म में था, वहाँ पर मैंने इसको किसकी फॉर्म में बना दिया, रेजिस्टेंस की फॉर्म में बना दिया। क्लियर हो गया ना? अब देखो इसमें आपकी जो इम्पीडेंस है, जो मेन वैल्यू है इम्पीडेंस की, वो हम कैसे फाइंड आउट करके चलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगी ना, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें देखना एक बार, अगर ये हाइपो है, ठीक है, जो थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के जस्ट सामने क्या होता है, हाइपो, और जो बच गया वो बेस। तो इसमें एंगल का आपका फाई, इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने हाइपो, दोनों के अलावा क्या बच गया आपका नीचे, बेस, ठीक है। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एल का स्क्वायर, ईसी का स्क्वायर प्लस में ई आर का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ इस ट्रायंगल से मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। अब देखो जो आपकी ईएमएफ होती है, आपका जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम वोल्टेज की जगह ईएमएफ लिख रहे हैं तो क्या मैं इसको ई से रिप्लेस कर सकती हूँ, ओबियसली कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू किसके इक्वल है, आई आर के इक्वल है। अब ये ई एल है, ई एल का मतलब कि आपका जो इंडक्टर है उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी ईएमएफ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके अक्रॉस करंट और मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो जो आपका इंडक्टर है उसके अक्रॉस उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, एक्सएल की इक्वल होती है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो करंट तो आपका आई नोट, करंट हम फिक्स लेके चल रहे हैं क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स में सीरीज में लगा रखे हैं, तो आई नोट करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका एक्सएल
इसमें क्या हो जाएगा आपका XC, कैपेसिटर वाले के केस में XC आ जाएगा ना, और रेजिस्टेंस वाले के केस में क्या आ जाएगा R। ठीक है, सिर्फ ओम्स लॉ का यूज़ किया और साथ में इनका स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका I नोट है, इसमें भी I नोट है, इसमें भी I नोट है। I नोट तीनों से बाहर ले लूँ, स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा आपका I नोट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स आपकी एज इट इज़। ठीक है, समझ हुई है ना, यहाँ से I नोट का स्क्वायर बाहर लिया है, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I नोट बाहर आ जाएगा आपका अंडर रूट से, आपकी ये वाली टर्म नहीं आ जाएगी। ठीक है, आ गया ना यहाँ से। अरे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं किया है मैंने इसमें, सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और ओम्स लॉ का यूज़ करते हो आपको E = IR का यूज़ करना है, और कुछ भी नहीं किया इसमें। यहाँ तक पहुँच गए, इस I नोट को इधर ले आए डिनोमिनेटर में, आपकी ये वाला स्टेप भी आ जाएगा। I नोट को उठाकर सिर्फ मैंने यहाँ लिखा है और कुछ भी नहीं किया इसमें। और ये देखो आपका E/I, यहाँ से एक बार E/I की वैल्यू निकालना, किसके इक्वल आती है, R के इक्वल। ठीक है, R मतलब रेजिस्टेंस, E नोट क्या आपकी टोटल EMF, टोटल EMF ये ना तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस टोटल EMF, सॉरी I नोट क्या आपका टोटल करंट, तो टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। और सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोल रखा है मैंने, इम्पीडेंस। तो क्या मैं इसको Z से रिप्लेस नहीं कर सकती, Z के इक्वल लिख सकते हो ऑब्वियसली, इसको लिख दिया Z के इक्वल, बाकी ये टर्म आपकी एज इट इज। जो हमें चाहिए था मेन आपका इम्पीडेंस आ गया, ये निकालना था ना हमें। देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले आप लोगों ने सिर्फ इसमें सर्किट ड्रॉ करनी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, ओम्स लॉ का यूज़ करना है, I को इधर लेके आना है, ये हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। तो Z यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इम्पीडेंस, और ये हो जाएगी आपकी Z की वैल्यू। समझ में हमने कैसे फाइंड आउट की है। अब देखो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में आपको क्या करना है, टेंजेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये तो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें टेंजेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस से। एक बार इस वाली ट्रायंगल में देखना, परपेंडिकुलर कौन सा आपका, फाई के जस्ट सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस। इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी इतनी, एक्सल माइनस में XC परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी ये R, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये क्या आ गई आपकी टेंजेंट फाई, और टेंजेंट फाई को हम क्या बोलेंगे, फेस डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं इसको अगर EMF की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्सएल को किससे रिप्लेस कर दो, EL से, और जो XC है उसको किससे रिप्लेस कर दो, EC से, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी EMF कितनी होती है, ER। ये आपका EMF की फॉर्म में आ गया फेस डिफरेंस, और ये किसकी फॉर्म में था, रेजिस्टेंस की फॉर्म में था फेस डिफरेंस। इसमें पावर फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो था आपका फेस डिफरेंस, तो आपका टेंजेंट फाई देगा, लेकिन जो पावर फैक्टर होता है वो आपका हमेशा कोस फाई देगा। ठीक है, और कोस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस अपॉन में हाइपो से। ठीक है, कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपो। लगाओ इस वाली ट्रायंगल में, बेस क्या है आपका R और हाइपो क्या है आपका Z, तो क्या आ जाएगी आपकी कोस फाई की वैल्यू R/Z के इक्वल। ठीक है, मतलब कि एक सिंपल सी हमने इसमें ये देखो डायग्राम ड्रॉ किया था, इस डायग्राम से हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। आपकी Z की वैल्यू भी आ गई, आपका फेस डिफरेंस भी आ गया, और इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल था। और अगर इसमें मैं टोटल वोल्टेज निकालूँ तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वाले में, इसमें ये रेजिस्टेंस है ना, ये यहाँ से मुझे वोल्टेज चाहिए, पर कंपेयर करना है इन दोनों को, जहाँ पर भी रेजिस्टेंस है उसको वोल्टेज से रिप्लेस कर दो। XL है तो VL, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, XC है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर VC आएगा यहाँ पर। ठीक है, कैपेसिटर के अलोंग वोल्टेज, और प्लस में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब कि R के अक्रॉस वोल्टेज, R के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, VR का स्क्वायर। यहाँ से टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको V की वैल्यू गिवन है और आपको इम्पीडेंस भी दे रखा है और आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लगा दो ओम्स लॉ, V = IR। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी E/R, E मतलब आपका V और R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस Z। ठीक है, तो I = V/Z की इक्वल आ जाएगा। समझ में, अब बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल था, आप लोगों को सिर्फ एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको सिंपल सी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पाइथागोरस पता होनी चाहिए, एक आपको ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन जो लॉ है वो कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए। इसमें XL XC ये क्या है, इन सभी वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और एक आपका ये
फॉर्मूला सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, बाकी तो इजी था। तो ये था हमारा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की है, ठीक है। थैंक यू।